सुप्रभात। मैं कनिका गोयल एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 12वीं के अंतर्गत हिंदी विषय में आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह से पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं श्री रघुवीर सहाय। आइए कवि परिचय प्राप्त करते हैं। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। इनका जन्म लखनऊ में सन 1929 में हुआ था। इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई और वहीं से इन्होंने अंग्रेज़ी साहित्य में एमए किया। प्रारंभ में ये पेशे से पत्रकार थे। इन्होंने प्रतीक अखबार में सहायक संपादक के रूप में कार्य किया। फिर ये आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे। साहित्य सेवा के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका देहावसान अर्थात निधन सन 1990 में दिल्ली में हुआ। रघुवीर सहाय ने बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को देखा। इन्होंने छोटे की महत्ता को स्वीकारा और उन लोगों व उनके अनुभवों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया जिन्हें समाज में हाशिए पर रखा जाता है, अर्थात जिन्हें समाज से बाहर माना जाता है। इन्होंने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत व सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। समाज की दारुण विडंबनाओं को व्यक्त किया है। श्री रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में सीधी और सरल भाषा का प्रयोग किया है। आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं: लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और सीढ़ियों पर धूप में। आइए कविता का प्रतिपाद्य एवं सार जानते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। किसी भी पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने तथा दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। आज विडंबना अर्थात दुर्भाग्य यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है। साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं, उनसे मुनाफा कमाना चाहते हैं। इस कविता में दूरदर्शन के संचालक स्वयं को शक्तिशाली बताते हैं और दूसरे को कमज़ोर मानते हैं। वे विकलांग से पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? आपको इससे क्या दुख होता है? ऊपर से वह दुख भी जल्दी बताइए क्योंकि समय नहीं है। प्रश्नकर्ता इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से चाहता है। इन प्रश्नों से विकलांग व्यक्ति घबरा जाता है। प्रश्नकर्ता अर्थात कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुलाने की कोशिश करता है ताकि दर्शकों में करुणा का भाव जाग सके। इसी से उसका उद्देश्य पूरा होगा। वह इसे सामाजिक उद्देश्य कहता है, परंतु पर्दे पर वक्त की कीमत है। वाक्य से उसके व्यापार की पोल खुल जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से
मीडिया की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। आइए कविता के प्रथम भाग की तरफ चलते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। कविता के इस प्रथम अंश के अर्थ की तरफ अगर हम चलें तो वह इस प्रकार है। कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है। मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं। वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं और अब वे एक बंद कमरे अर्थात स्टूडियो में एक कमज़ोर व्यक्ति को बुलाएंगे तथा उससे प्रश्न पूछेंगे जो इस प्रकार हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इसको अर्थात विकलांग या अपाहिज व्यक्ति को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है? अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। भाग 2 में कवि इस प्रकार से कहते हैं, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। हम से तात्पर्य है प्रस्तुतकर्ता जो भी कार्यक्रम को दर्शा रहा है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं। इस काव्यांश में कवि कहता है कि मीडिया के लोग अपाहिज व्यक्ति से या विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति से बेतुके सवाल करते हैं। वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है? यह बात सोचकर बताइए। यदि वह नहीं बता पाता तो वे स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। वे इशारे करके बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है। थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा अवसर खो देंगे। तो इस प्रकार ये पंक्ति कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता उस विकलांग व्यक्ति से कहता है कि यदि आप इस समय नहीं बताएंगे तो आप सुनहरा अवसर खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है और इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वे भी उसके रोने का इंतज़ार करते हैं। कटाक्ष अर्थात चुप्ती या तीखी बात। वह यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा। तो इस प्रकार इस काव्यांश में मीडिया के द्वारा प्रश्नों की जो बौछार हो रही है और निश्चित समय अवधि का जो मामला है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आइए काव्यांश संख्या 3 पे चलते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों को एक साथ रुलाना है, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो,
नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। काव्यांश में कवि कहते हैं कि दूरदर्शन वाले या कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति अपाहिज का मानसिक शोषण करता है। वह उसकी फूली हुई आंख की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़प को भी दिखलाएंगे। वे ऐसा करके दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। वे कोशिश करते हैं कि वह विकलांग व्यक्ति रोने लगे। साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। वे दर्शकों और अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। तभी वे निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त न कर पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत महंगा है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराते हैं और प्रस्तुतकर्ता यह घोषणा करता है कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी यह रह गई कि हम आप दोनों को एक साथ नहीं रुला पाए। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आइए शिल्प सौंदर्य के संदर्भ में जानकारी लेते हैं। कविता की भाषा सरल और सहज है, साथ ही खड़ी बोली हिंदी का इसमें प्रयोग किया गया है। काव्य रचना में नाटकीयता तथा व्यंग्य है। सरल और भावानुकूल खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति हुई है। चौथा बिंदु है कि अनुप्रास और प्रश्न अलंकार काव्यांश में कई स्थानों पर आया है। पांचवें बिंदु में कि अपाहिज की बेचैनी और मीडिया व दर्शकों की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। उर्दू शब्दावली का सहज प्रयोग है। और अंतिम बिंदु है पर्दे पर में अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैमरे में बंद अपाहिज एक ऐसी कविता है जो पत्रकारिता, खासकर मीडिया की छवि को, वास्तविक छवि को आम लोगों के सामने लाने का कार्य करता है तथा जिन कार्यक्रमों की रचना सामाजिक उद्देश्यों से की जाती है उनके मूल उद्देश्य को भी हमारे सामने लाता है कि वर्तमान समय में मीडिया मात्र व्यावसायिक दृष्टिकोण अपना चुका है। उसे किसी भी विकलांग व्यक्ति या किसी भी दिव्यांग के साथ कोई भी प्रकार की सहानुभूति नहीं होती है। तो इसमें स्मरणीय बिंदु जो आपको याद रखने हैं वे इस प्रकार हैं कि मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग्य किया गया है। कवि ने क्षीण होती अर्थात कमजोर होती मानवीय संवेदनाओं का चित्रण किया है और अपाहिज व्यक्ति की बेचैनी तथा मीडिया व दर्शकों की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।